हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं फिज़िक्स की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे एक्साइटिंग पोर्शन को स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिकली, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, ये ब्रांच फिज़िक्स की सबसे इंटरेस्टिंग ब्रांच है। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जानना ज़रूरी है कि ये कोर्स किन बच्चों के लिए है। तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं, 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो बच्चे जेईई मेंस और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, और इस कोर्स में को मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करके लास्ट तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक और चैप्टर बाय चैप्टर, बीच में कोई भी स्किप नहीं करूंगा मैं, तो सारा आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपके सिलेबस से मैच कर जाएगा। ओके, और इस कोर्स का जो मैं वीक में मिनिमम 2 लेक्चर्स और मैक्सिमम 3 लेक्चर रिलीज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है, सबसे एक्साइटिंग टॉपिक क्यों है। देखिए, हमारा सोचना, हमारा देखना चीज़ों को, ठीक है, हमारा सुनना, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की वजह से हैं। अच्छा, मेरा सोचना इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे डिपेंड करता है? हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स फ्लो होते हैं, जब हम लोग सोचते हैं न्यूरॉन्स का मूवमेंट होता है, और वो पॉसिबल है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, हमारा देखना, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है, तो हम लोग देख भी पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, हम लोग सुन भी पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि हमारे एयर ड्रम्स जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं जिसको हमारा माइंड रीड करता है। ठीक है, हमारे आसपास की सारी चीज़ें, हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप्स, गैजेट, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ही कंट्रोल्ड होती हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग ब्रांच होने वाली है। ठीक है, और हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। इस कोर्स को पढ़ाते समय मेरा अप्रोच ये नहीं होगा कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स, आपको फार्मूले बता के, टिप्स एंड ट्रिक्स बता के तेज़ी से न्यूमेरिकल सॉल्व कराने की ओर ले जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा मैं। देखिए, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड हमारे सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको जब चार्ज पढ़ाऊँगा तो चार्ज से ही रिलेटेड जो होता है हमारा थंडर स्टॉर्म, जैसे हमारा बारिश वगैरह में होता है, बिजली का कड़कना और बादल का गरजना, ये सारी चीज़ें जो है चार्ज की वजह से होती हैं। तो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं मैं उनको भी एक्सप्लेन करता चलूँगा, है ना। मेरा बेसिकली पर्पस है कि फिज़िक्स में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। बेसिकली आई वांट टू मेक यू फॉल इन लव विद फिज़िक्स। ठीक है, और तो ये चीज़ें भी मैं इंक्लूड करता चलूँगा। तो आइए हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को हमेशा हम लोग 2 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है, पहला इसका पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दूसरा पोर्शन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अब बात आती है कि हम लोगों ने किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया। ठीक है, देखिए, इसका बेसिक ऑफ डिवीजन जो है वो ये है कि इस वाले ब्रांच में हमारा जो है चार्ज जो होता है वो होता है मोशनलेस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो वाला पोर्शन जहाँ पर हमारा चार्ज जो है वो मूव नहीं कर रहा होता है, वो रुका हुआ होता है। उसकी वजह से जितने भी चीज़ें हो रही होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना, फोर्स क्रिएट करना, उसकी वजह से पोटेंशियल और जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं रुके हुए चार्ज की वजह से, उसको हम लोग इस पोर्शन में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, और अगर हम लोग चार्ज को मूव करा दें तो आपको पता है चार्ज मूव होता है तो करंट फ्लो होता है, फिर उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बेसिकली हमारा जो है चार्ज जो है वो मोशन में होता है, चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो आपको बेसिक बाइफरकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज का क्वांटाइजेशन, चार्ज का कंजर्वेशन, चार्ज की प्रॉपर्टीज़, चार्ज के बारे में हमारी हिस्ट्री क्या है, चार्ज के बारे में हमें पता कब चला कि चार्ज होता है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है ना, ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग इसके बाद इसी में देखेंगे कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वगैरह। ठीक है, फिर हमारी एक बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम आती है जिसको हम लोग कहते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम भी हम लोग इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोर्शन में डिस्कस करने वाले हैं ना। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पोलराइजेशन एंड डाइपोल्स। पोलराइजेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्रुवण और डाइपोल्स को बोलते हैं द्विध्रुव। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स के अंतर्गत ही हम लोग कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए अभी इसमें काफ़ी सारे बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो छूटे हुए हैं ना। मैंने एक रफ आइडिया आपको दे रखा है ताकि आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या है, क्या क्या हम लोग किधर पढ़ने वाले, तो एक माइंड मैप बन जाएगा ना, तो आपको पता होगा कहाँ से हम लोग कहाँ की ओर जा रहे हैं। डायनेमिक्स में हम लोग देखिए कुछ चैप्टर्स जैसे हैं बायोट-सेवर्ट लॉ हो गया, लॉरेंट्ज फोर्स हो गया। अच्छा, इसमें मैग्नेट्स वगैरह भी जो होते हैं वो सारे इसी में आते हैं ना, फैराडेज लॉ,
EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इधर डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। सो हेलो, आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप लोग हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री जानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारी यूनिट है इसका की क्या है, इसका सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या है, चार्ज, आवेश। ठीक है, तो अगर हम लोगों को आवेश के बारे में कुछ नहीं पता तो हम इस यूनिट को पढ़ ही नहीं सकते। तो आवेश के बारे में हमें कैसे पता चला सबसे पहली बार, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो हम सबसे पहले जाके हिस्ट्री इसकी देखेंगे कि कैसे हमें पता चला कि चार्जेस पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, अट्रैक्शन कैसे होता है, रिपल्सन, ये सबसे पहले हमें कब पता चला। ठीक है, तो चलिए हमको चलना पड़ेगा वापस अपनी हिस्ट्री में 600 BC में। ठीक है, मतलब लगभग आज से 2700 साल पहले। ठीक है, अब 600 BC में ऐसा क्या हुआ, देखिए 600 BC में लोगों को ये पता था कि एक मटेरियल होता है जिसको बोलते थे अंबर। ठीक है, अगर अंबर को हम किसी कपड़े से अगर रगड़ दें, ठीक है, अंबर की एक रॉड लें और अगर उसको किसी कपड़े से रगड़ दें और दूसरी अंबर की रॉड लें उसको भी उसी कपड़े से रगड़ दें, ठीक है, तो हम लोग देखें कि अगर अंबर की उन दोनों रॉड्स को पास लेके आते हैं तो वो पास नहीं आना चाहती, वो दूर जाना चाहती, मतलब उनमें रिपल्सन है। तो लोगों ने ये आइडिया लगाया, लोगों को ये पता चल गया क्योंकि हम लोगों ने दोनों रॉडों के साथ सेम बिहेवियर किया, उसको भी रब किया कपड़े से, उसको भी रब किया, तो दोनों पर सेम चीज़ आई, जो भी चार्ज आया, है ना। तो लोगों को ये पता चल गया कि अगर दोनों पर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगी। ठीक है, वो हमें तब पता चला था 2700 साल पहले कि दोनों पर चार्ज होता है और दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगी अगर दोनों पर सेम चार्ज है तो। ठीक, लेकिन कुछ नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये नहीं पता था। ठीक है, रिपल्सन सिर्फ पता था कि दोनों सेम चार्जेस की वजह से रिपल्सन होगा। उसके बाद चीज़ें ऐसे ही पड़ी रही, किसी ने कुछ भी फोकस उस पर नहीं किया। फिर आती है बात हमारी 16th सेंचुरी में। ठीक, 16th सेंचुरी में लगभग आज से 500 साल पहले की बात है। ठीक है, तब हमें ये भी पता चल गया कि सिर्फ अंबर के साथ ही ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग एबोनाइट की छड़ लें या फिर हम लोग एक कांच की छड़ लें, अगर उसे हम सिल्क के कपड़े से रगड़ दें या फिर एबोनाइट को हम कैट फर से रगड़ दें, ठीक है, तो इन पर भी चार्ज आ जाता है। हमने ये पता लगा लिया 16th सेंचुरी में कि अगर हम लोग कांच की रॉड लें, उसे एक कपड़े से अगर हम लोग रगड़ देते हैं, ठीक है, तो कांच की रॉड पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कांच की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग एक कांच की और रॉड लें, उसे भी कपड़े से रगड़ दें तो उस पर भी सेम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखा गया कि अगर दोनों रॉड्स को पास लाते हैं हम लोग तो वो रिपेल करेंगी। ये चीज़ हमें पहले भी पता थी कि दोनों पर सेम चार्जेस है तो उनमें रिपल्सन होगा। ओके, तो फिर से देखा गया कि अगर अंबर की रॉड को और कांच की रॉड को हम लोग पास में लेकर आ रहे हैं तो वो रिपल्सन ना करके अट्रैक्शन करती हैं, वो रॉड्स दोनों चिपक जाती हैं। तो हमें यहाँ पर पता चला कि अगर दोनों पर अपोजिट चार्जेस हैं तो दोनों चीज़ें आपस में क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, रिपल्सन नहीं करेंगी। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि 16th सेंचुरी में हमें रिपल्सन पता चल गया था, पर अब भी हमें ये नहीं पता चला था कि चार्जेस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं, ये नहीं पता था। हमें ये पता चल गया था कि चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी, इसमें आए हमारे साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन का। ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये बताया कि चार्जेस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ओके, पहले साइंटिस्ट ये थे जिन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि इन्होंने ये तो बता दी कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं, पर पहला जो एटॉमिक मॉडल आया था वो आया था 1810 में। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने, है ना। जॉन डाल्टन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। पहली बार ये चीज़ हमें पता चली थी। तब फिर बेंजामिन को कैसे पता चल गया कि चार्जेस पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं? बताइए,
गेस करिए, नहीं। तो इसका जवाब ये है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये नहीं पता था कि चार्जेस जो है पॉजिटिव हैं वो प्रोटॉन्स की वजह से होते हैं या फिर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बता दिया था कि चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। उसके बाद ये सारी चीज़ें कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से होते हैं ये हमें पता चला जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज आई। डाल्टन के बाद की एटॉमिक थ्योरी आई जे थॉमसन की, उसके बाद आई रदरफोर्ड की, फिर आई बोहरबरी की, है ना। तो ये सारे एटॉमिक मॉडल्स आए, फिर हमें पता चला कि बेसिकली चार्जेस होते कहाँ से हैं, चार्जेस आते कहाँ से हैं। वो एबोनाइट की छड़ हमारी क्यों चार्ज थी, वो हमारा अंबर, वो हमारा जो कांच की राड थी वो क्यों चार्ज थी, ठीक है। तो ये सारा एक आप टेबल बना लीजिए जिससे आपको बेसिकली फीलिंग आएगी, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें का ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, नेक्स्ट मैं इसे रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें तो। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज। अब हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल रीजन उसके पीछे क्या था, उन अंबर की रॉड का चार्ज हो जाना, इन सब चीज़ों के पीछे एक्चुअल फिजिक्स क्या थी, ठीक है। ये हमें पता चली जब एटॉमिक मॉडल्स आए। अब एटॉमिक मॉडल में हम लोगों को पता है कि बीच में जो सेंटर होता है और बाहर की ओर क्या होता है, बाहर की ओर होती हैं ऑर्बिट्स, है ना, और इन ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हम सभी लोगों को पता है कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि उसके सेंटर में जितना पॉजिटिव होता है उसके बाहर उतना ही निगेटिव होता है। ओके, तो अगर किसी भी एटम से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया हमारा, है ना। तो अब इस पे चार्ज जो है अनबैलेंस्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, निगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। तो ये एटम जो है हमारा क्या कहलाया जाएगा, धनायन। हिंदी में इसे बोलते हैं धनायन, इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा कैटायन और इसको हम दिखाते हैं प्लस से। प्लस माइनस किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उन्हीं का प्लस माइनस यहाँ पे यूज़ किया गया। और हमें दूसरी चीज़ पता है कि अगर किसी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन ला के एक्स्ट्रा बाहर से डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, रेड आयन। उसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एन आयन, है ना, और उसको हम लोग माइनस साइन से दिखाते हैं। तो अब हमें पता चल गया यहाँ से इन थ्योरीज से कि अगर किसी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं किसी ऑब्जेक्ट्स पर, किसी मटेरियल पर, तो वो मटेरियल कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली निगेटिवली चार्ज्ड। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और यही केस था किसके साथ, कांच की राड के साथ। जब उसे हम लोग रगड़ रहे थे तो कांच की राड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके सरफेस पर, वो उसके साथ रगड़ के कपड़े में आ गए थे और इसलिए उसका सरफेस जो है क्या हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज। और इसका अपोजिट केस था अंबर के साथ। अंबर जो है उसको रगड़ने से हमारा क्या हो गया था, कपड़े से हमारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ जो है अंबर पर चले गए थे, इसलिए अंबर जो है हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया था। तो आई होप कि आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज के बेसिस पे चार्ज का ओरिजिन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब हम लोगों को चार्ज का ओरिजिन पता चल गया, चार्ज की हिस्ट्री पता चल गई, तो चार्ज का हमें मेजरमेंट भी पता होना चाहिए। जैसे हमें कोई चीज़ पता है तो उसका मेजरमेंट हमें पता होना चाहिए ना, कि क्वांटिटी कैसे हम लोग मेज़र करेंगे। तो चार्ज को जो मेज़र करने की क्वांटिटी है, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं कूलॉम्ब। मेजरमेंट ऑफ चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। ये हमारी होती है कूलॉम्ब। इसको कूलॉम्ब को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और चार्ज को हम लोग जो है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो एसआई यूनिट में हम लोग चार्ज को मेज़र करते हैं वो कूलॉम्ब में मेज़र करते हैं। और याद रखिएगा कि चार्ज को हम लोग कहीं पर भी क्यू से शो करते हैं। तो अब हमें चार्ज के मेज़रमेंट, चार्ज की एसआई यूनिट भी पता चल गई। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, है ना, और चार्ज को हम लोग जनरेट कैसे करेंगे, चार्ज को हम लोग पैदा कैसे करेंगे। हमें चार्ज चाहिए तो हम लोग चार्ज कहाँ से लाएंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है तो सारी चीज़ें चार्ज के अराउंड होने वाली हैं। तो अगर हमारे पास चार्ज है ही नहीं तो हम लोग पढ़ ही नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, चार्ज। अब हम लोग चार्ज कहाँ से लाएंगे। देखिए, चार्ज को जनरेट करने के, चार्ज को पैदा करने के सिर्फ 3 तरीके हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग, 1 मिनट। हाँ, हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ चार्जिंग।
मेथड ऑफ चार्जिंग। ये वो तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग चार्ज को प्राप्त कर सकते हैं, चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग तो 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो है हमारा वो है इंडक्शन, दूसरा जो है हमारा कंडक्शन, ठीक है, तीसरा जो है हमारा वो है फ्रिक्शन। ओके, अब तीनों चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा दिया, अभी बोल दिया कि ये जो अंबर वगैरह के साथ होता है, हम लोग उसे कपड़े के साथ रब करते हैं ना, तो रब करते हैं तो उसके सरफेस पे क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब एक दूसरे को रगड़ना, तो वो होता है हमारा फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली चार्जिंग आपको पहले से ही पता है। हम लोगों को 2 डिस्कस करने हैं, इंडक्शन और कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, देखिए अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज है ना, और अगर उस ऑब्जेक्ट को, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर दें, ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको ले जाके इससे टच कर दें तो इसका कुछ चार्ज इस पर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर कांटेक्ट करने से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। अगर इसे हम लोग एक वायर से जोड़ दें तब भी इसका चार्ज कुछ इस पर फ्लो हो जाएगा। अभी भी तो हम इसे कांटेक्ट मिला रहे हैं, तो ये जो चार्जिंग का मेथड, ये क्या कहलाता है, कंडक्शन। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमें थोड़ा सा और डीप में जाके और थोड़ा सा एनालिसिस करनी है, वो है हमारा इंडक्शन, ठीक है। देखिए इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन का मतलब होता है बेसिकली किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारा चार्ज है, किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास लाना, चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाना, और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को जो है उसका चार्ज हो जाना, इसके पास लाने की वजह से, ये हमारा कहलाता है इंडक्शन। तो बेसिकली इस पे चार्ज कैसे आ जाएगा, हमने न टच ही किया तो कहाँ से इस पे चार्ज आ जाएगा, सोचिए, सोचने वाली बात है ये। तो देखिए कैसे आएगा, ये बेसिकली इंडक्शन जो होता है ये हमेशा पॉसिबल होता है मेटल्स में, या फिर हम लोग कह लेते हैं कंडक्टर्स में, ठीक है। इंडक्शन जो है वो मेटल्स और कंडक्टर्स में होता है। कैसे, देखिए अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसके सरफेस पर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो हमारे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। अब अगर ये कंडक्टर है तो इस पर बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब सोचिए पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के अगर हम लोग पास लाएं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो दूर निगेटिव चार्ज थे वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होके इसके पास आ जाएंगे, समझ गए। अब अगर इधर के निगेटिव चार्जेस इधर आ गए, है ना, तो इधर क्या बचे, कैटायंस, धन आयन, इधर के जो एटम्स थे उन पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये निगेटिवली चार्ज हो गया, इधर का पोर्शन, चार्जिंग हो गई। अभी इससे पहले जब ये ऑब्जेक्ट हमारे इसके पास नहीं था तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो ये जो चार्जिंग का मेथड है ये हमारा कहलाता है इंडक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने भी कहा इंडक्शन जो है मेटल्स और कंडक्टर्स में ही पॉसिबल होता है, नहीं, ये 100% सत्य नहीं है। एग्जैक्ट जो है हमें कहना चाहिए था ये कि मेटल्स और कंडक्टर्स में जो है इंडक्शन जो है बहुत तेज़ी से होता है, बहुत शार्पली होता है, पर इंडक्शन जो है नॉन कंडक्टर्स में भी होता है। अगर आप एक बैलून को अपने नायलॉन के कपड़े पर रगड़ के कभी दीवार में चिपकाएं, दीवार में नहीं सॉरी, किसी थोड़े से कंडक्टिंग आप कोई मेटल हो या फिर बोर्ड हो, बोर्ड पे लाके चिपका दो तो देखिएगा वो चिपक जाएगा। क्यों, देखिए उसकी क्या मैकेनिज्म समझते हैं। अब क्योंकि सपोज हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है ना, हम इसको एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के पास लाए, नॉन कंडक्टिंग, इसके सरफेस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। पर एक चीज़ सोचिए, कोई भी मैटर है तो वो बना किससे है, वो बना तो एटम से है ना, मॉलिक्यूल से बना है, एटम से, एटम से बना हुआ है। तो देखिए इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक, मैं किसी एक एटम को लेता हूँ, ठीक, इसके बीच में जो है पॉजिटिव है और बाहर क्या है, निगेटिव, ठीक। अब इसके अगर पास हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आए बहुत सारा, तब एटॉमिक स्केल पे देखिए बहुत छोटे लेवल पर इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे।
पॉजिटिव जो है निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के इसके थोड़े थोड़े इधर आने लग जाएंगे, है ना, इधर इलेक्ट्रॉन आने लगे, तो इधर क्या बचेगा, स्पेस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर पॉजिटिविटी थोड़ी सी आ जाएगी, और इसका जो रिपल्सन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और इसका न्यूक्लियस जो है इसमें क्या होगा, रिपल्सन, तो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, समझ गए। तो देखिए निगेटिव चार्ज इधर की ओर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर आ गया, ठीक है, देखिए ऐसा हो जाएगा एटम। तो अब भी देखिए आपका इंडक्शन हो गया, पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया और नेगेटिव चार्ज इधर आ गया थोड़ा सा, अब ये एटम जो है ये चार्ज्ड हो गया। तो अब जो है इंडक्शन किस लेवल पे हो रहा है, एटॉमिक स्केल पे, एटम के लेवल पे। तो जो हमारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें इंडक्शन होता है पर एटॉमिक स्केल पे होता है, और जबकि कंडक्टिंग पे क्या होता है, एटॉमिक स्केल पे नहीं, ऊपर सरफेस लेवल पे होता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ठीक से समझ में आई होगी। तो आपको मेथड ऑफ चार्जिंग भी 3 तरीके से चार्जिंग होती है, ये आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, मैं इसे रफ़ कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए, ठीक है, मैं रफ़ कर देता हूँ इसे, ओके। सो हमने चार्ज को फाइंड कर लिया, हमने चार्ज का मेज़रमेंट कर लिया, है ना, चार्ज हमारे पास है। अब अगर हमें चार्ज की स्टडी करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करना है, तो हमें चार्ज चाहिए। चार्ज के हमारे 3 मेथड है क्रिएट करने के, किसी भी मेथड से क्रिएट कर लेंगे, हमारे पास चार्ज आ गया। अब इसकी वजह से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि आगे ये चार्ज करने वाला क्या है। तो अब हमें हेडिंग डालनी है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टीज़ जो है वो होता है स्केलर, इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश, है ना। इसका मतलब होता है डायरेक्शनलेस, डायरेक्शनलेस, है ना। कोई भी चार्ज जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, है ना। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर। देखिए एडिटिव नेचर का क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें 1 कूलाम का चार्ज है, मैंने बताया था ना चार्ज को मेजरमेंट हम काहे में करते हैं, कूलाम में। 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पे हम लोग ला के 3 कूलाम का निगेटिव चार्ज डाल दिया, तो हमारा नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 1 कूलाम माइनस 3 कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, -2 कूलाम। ठीक, सिंपल देखिए हमने सिंपल डायरेक्ट इसमें जोड़ना घटाना हमने लगा दिया, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दिया ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग जो क्या कहते हैं, एडिटिव नेचर। अगर एडिटिव नेचर किस वजह से है, क्योंकि चार्जेस जो है वो स्केलर है, इसी वजह से वो एडिटिव हैं। अगर वो स्केलर ना होते तो हम लोग इस तरह से उनको ऐड नहीं कर पाते। सपोज चार्जेस में डायरेक्शन होती फोर्स की, जैसे ये एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है 2 न्यूटन और एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन। अब अगर आपसे पूछा जाए इस पर नेट फोर्स क्या है इस पार्टिकल पर, तो आप नहीं कह सकते कि 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन, आप ये नहीं कह सकते। इस पर नेट फोर्स जो है 5 न्यूटन का नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्सेस क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अगली प्रॉपर्टी जो है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, चार्जेस जो होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेम टाइप के चार्जेस अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धक्का देंगे। ओके, वो पास नहीं आना चाहेंगे, ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिपल्शन, प्रतिकर्षण। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अगली 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, देखिए कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली ये कहता है कि चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना तो चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो चार्ज को खत्म किया जा सकता है। ठीक है,
ओह, ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमारे पास चार्ज हमने पैदा किया था, अभी हमें चार्ज की ज़रूरत थी, हमने 3 मेथड्स पढ़े, उनकी वजह से हमें चार्ज भी मिला। पर अब मैं कह रहा हूँ कि चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, बेसिकली ये लॉ कहता है कि चार्ज ना तो पैदा किया जा सकता है, ना तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आप लोग उन पिछले तीनों जो मैंने तरीके बताए थे कि चार्ज को पैदा करने के, चार्ज को मतलब फाइंड करने के, उन तीनों तरीकों में सिर्फ और सिर्फ हम लोग चार्ज का क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उन्हें नया चार्ज हम लोग पैदा नहीं कर रहे थे। कंडक्शन में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज ट्रांसफ़र किया था। इंडक्शन में उसी जगह पे चार्ज जो था उसको हम लोगों ने क्या किया, शिफ्ट किया। निगेटिव चार्जेस को इधर शिफ्ट कर लिया पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव को धक्का दे दिया, इसलिए वो उसमें चार्ज जनरेट हो गया, है ना। कोई हमने ऐसा नहीं किया कि हमने एक नया इलेक्ट्रॉन जो है जनरेट कर दिया हो, एक नया कोई चार्ज जो है उसे पैदा कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस कैन नाइदर बी कंस्ट्रक्टेड नॉर कैन बी डिस्ट्रक्टेड। ओके, अगला जो है हमारा वो कहलाता है क्वांटाइजेशन। देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि चार्जेस जो है वो किस पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होता है, पर डायरेक्ट चार्ज का साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये क्वांटाइजेशन ये कहता है कि अगर हमारा किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, या फिर हमें चार्ज कहीं से मिला, या फिर हमने कहीं पे किसी चीज़ को चार्ज दिया, तो वो जो है हमेशा Q इक्वल टू N इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ N इक्वल टू क्या है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। N की वैल्यू क्या है, मिलियन बिलियंस हो सकती है। चार्ज को हम लोग को हमेशा क्या, इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि 0.5 इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज दे दीजिए, या फिर 0.7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें दे दीजिए, या फिर 0.7 प्रोटॉन का चार्ज हमें दे दीजिए, या फिर 1/7 इलेक्ट्रॉन्स हमें दे दीजिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा, क्वांटाइजेशन के पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे बहुत सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इनको और ज़्यादा लेवल पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स 2 पार्टिकल से मिलकर बना होता, ए और बी, है ना, इस पर भी 1/2 का चार्ज होता और इस पर भी 1/2 का निगेटिव चार्ज होता, है ना। तो हम लोग क्या 1/2 का निगेटिव चार्ज ले सकते थे, इसका आधा पोर्शन ले लेते ए वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से ना, तो हमारे पास 0.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ जाता। तो क्या क्वांटाइजेशन हमारा रह जाता, नहीं रह जाता। तो इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इनको और ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा लोगों का क्वांटाइजेशन जो है फॉलो करता है, और ये हमेशा के लिए ट्रुथ है। अच्छा, एक चीज़ आपको थोड़ा सा आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ बता देता हूँ। रिसर्चेस में पता चला है कि चार्जेस जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, ये भी अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, डाउन क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, इन 5 क्वार्क से मिलकर बने हुए होते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें आपके सिलेबस से बाहर की हैं, रिसर्च की चीज़ें हैं, आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और इन सब चीज़ों में मिलने वाली। तो अभी इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्वांटाइजेशन, स्केलर, एडिटिव, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो आज ये जो लेक्चर था, इसमें मैंने कोई भी मैथमेटिक्स डिस्कस नहीं की। मेरा पर्पज़ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए मैं फाउंडेशन क्रिएट करूँ। पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत है ना। तो वो फाउंडेशन आई होप कि मैंने काफ़ी सारी हद तक बिल्ड कर ली है। अब मैंने अभी आपको कहा कि हम लोग सिर्फ बुक पर बात नहीं करेंगे, फार्मूलाज पे बात नहीं करेंगे, हम लोग कुछ रियल लाइफ फिनोमेना भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने चार्ज का एक आपको मेथड बताया, फ्रिक्शन से चार्ज क्रिएट करना, एक दूसरे को रगड़ना तो उससे चार्ज क्रिएट हो जाना। इसी वजह से हमारा आसमान में जो है लाइट का चमकना और बादल का गरजना होता है। क्यों, कैसे, आइए हम लोग इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग लाइटिंग डिस्कस कर रहे हैं, लाइटिंग एंड थंडर।
देखिए अगर फिजिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके फार्मूलाज को अगर रियल लाइफ में यूज़ ना कर पाएँ तो फिजिक्स को पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो हम लोग उसको रियल लाइफ से भी रिलेट करते चलेंगे ना। तो आज हम लोग इससे रिलेट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जो है आइस की लेयर्स बन जाती हैं, जो वाटर वेपर्स वहाँ पे होती हैं वो फ्रोज़न हो जाती हैं, वो सब जम जाती हैं, है ना। तो किलोमीटर्स लंबी या उससे भी ज़्यादा लंबी आइस की क्या हो जाती है, लेयर्स बन जाती हैं। और वो क्या करती हैं, एयर में फ्लोट करती रहती है एक जगह से दूसरे जगह पर, क्योंकि एयर टर्बुलेंस होता रहता है, एयर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो उसी के साथ आइस भी फ्लोट होती रहती है। ठीक, अब सोचिए आप 1 किलोमीटर की डायमीटर की अगर आइस जो है वो फ्लोट कर रही है, और वो दूसरे आइस जब आई वो एक सपोज इधर से आइस का टुकड़ा जा रहा था, एक उधर से आ रहा था, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, इसके सरफेस पर बहुत तगड़ा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, आइस का यहाँ पर फ्रिक्शन होगा इस सरफेस पर ना। तो चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है। बेसिकली ऊपर जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज चला जाता है और नीचे की लेयर क्या हो जाती है, हमारी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक, अब नीचे की लेयर अगर हमारी निगेटिवली चार्ज हो गई तो अब दूसरा तरीका क्या है, इंडक्शन का। मैंने आपको इंडक्शन बताया, ये कहाँ हुआ, फ्रिक्शन। अब जो ज़मीन है हमारी अर्थ, धरती, इस पर क्या होता है कि इस जगह इतना ज़्यादा चार्ज होता है नेगेटिव कि यहाँ का जो पॉजिटिव, यहाँ का जो निगेटिव चार्ज है अर्थ पर, इसको वो अर्थ के अंदर रिपल्सन कर देता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ के ऊपर आ जाता है ना, ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है अर्थ के सरफेस पर। अब क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये निगेटिव चार्ज नीचे आने लगते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं। ठीक, क्या होगा जब दोनों चार्जेस आपस में मिलेंगे, तो एक चीज़ आपको पहले समझनी जरूरी है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में आप जब कभी कपड़े उतारते हैं तो आप एक स्पार्क सा होता है, एक चिंगारी सा उठता है आपके कपड़ों से, थोड़ी सी आवाज़ सी आती है ना। तो वो आपको छोटे छोटे से स्पार्क दिख रहे होंगे। अगर आप लोगों को नहीं दिखे हैं तो आप इस बार जाकर अंधेरे कमरे में खड़े होना शीशे के सामने, फिर अपनी शर्ट उतारना, देखना आपको ठंडी के मौसम में महसूस होगा। हालांकि आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा पहले ही, है ना। अब आते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पर, वहाँ पर बहुत कम चार्ज होता है हमारी शर्ट पे, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। तो क्या होता है, यहाँ बहुत बड़ी लाइट क्रिएट होती है, यहाँ पर ये लाइट क्रिएट हो रही है। ठीक है, तब इसी चीज़ की वजह से आप लोग जो है आसमान में लाइटिंग देखते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट क्रिएट होता है ना। तो आपको समझ में आ गई लाइट क्यों क्रिएट होती है। अब दूसरी चीज़, लाइट तो क्रिएट हम लोगों ने समझ लिया, थंडर क्यों होता है, इतना गड़गड़ाहट आसमान में क्यों होती है। तो ये होता है इस वजह से, क्योंकि जब लाइटिंग होती है तो वहाँ का टेम्परेचर जो है लगभग जाता है हमारा 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड। 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ तक इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता होगा कि अगर हम लोग कोई कंटेनर लें, उसमें थोड़ी सी गैस ले लें, अगर इसको हम लोग गर्म करें, है ना, बर्नर से, तो गैस क्या होती है, फैलने लगती है, ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। पर अगर बहुत तेज़ी से यहाँ पे गर्म कर दिए तो हम लोग क्या होता है, गैस जो है यहाँ पर हमारी जो एयर है वो क्या होती है, बहुत तेज़ी से फैलती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे विमान होते हैं, जो हमारे सुपरसोनिक जेट होते हैं, सुपरसोनिक, ठीक है, उनमें क्या होता है, वो उनकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, साउंड की स्पीड से अगर ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई तो वो ऑब्जेक्ट शॉक वेव जनरेट करता है। ठीक है, शॉक वेव जनरेट करता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी एयर है आसपास की, वो एयर बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होगी, उसकी स्पीड इतनी तेज़ होगी कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाएगी स्पीड उसकी। ठीक है, अब अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा एयर की स्पीड हो गई तो वो एयर क्या करेगी, शॉक वेव जनरेट करेगी। ओके, शॉक वेव के फॉर्मेशन को मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको वेव्स वगैरह पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आपको, अगर इस पर इंटरनेट पर आप जाके सर्च कर लीजिए, शॉक वेव के बारे में नहीं पता है
तो यहाँ पर एयर के बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन की वजह से शॉक वेव जनरेट होती है और शॉक वेव्स में बहुत तेज़ वॉइस होती है, तो वही वॉइस जो है हमें सुनाई पड़ती है आसमान की गड़गड़ाहट की फॉर्म में। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, फाउंडेशन आपको सारा समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल की ईमेल आईडी दे रखी है, आप उस पर जाके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और कि सारे अपडेट्स मैं अगर कोई दे रहा हूँ और फिजिक्स में आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ काफ़ी सारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो आप मुझे नीचे जाके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए और उसे फॉलो करिए। ओके, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ से। ओके, सो थैंक यू।